सोचिए, कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे तारे के सिस्टम से उड़ता हुआ हमारी सोलर सिस्टम में अचानक एंट्री करता है, सिर्फ सबसे तेज नजरों को ही दिखाई देने वाला। क्या यह धूमकेतु किसी एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो सकता है? अगर 3I एटलस धनु सजिटेरियस से आया है, तो क्या यह किसी एलियन का स्पेसक्राफ्ट हो सकता है? यह अब तक दर्ज की गई तीसरी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, लेकिन सवाल यह है क्या? आया कहां से? और क्या यह सिर्फ एक नेचुरल चीज है, या फिर कहीं यह किसी एलियन का बनाया हुआ स्पेसक्राफ्ट तो नहीं? स्टे विद मी, आने वाले मिनटों में हम इसकी पूरी कहानी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले, इतनी तेज और दूर की चीज हमें दिखी कैसे? 1 जुलाई 2025 को रियो हुर्टादो चिले में मौजूद एटलस सर्वे टेलीस्कोप ने आसमान में कुछ अजीब सी ऑब्जेक्ट मूव करते हुए देखा। यह नासा का हिस्सा है, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। डेटा चेक करने पर पता चला कि यह कोई नॉर्मल धूमकेतु या एस्टेरॉयड नहीं है। इसकी स्पीड और ट्रैक अजीब थे। कुछ ही दिनों में कंफर्म हो गया कि यह ऑब्जेक्ट एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट पर है, यानी यह सूरज के गुरुत्वाकर्षण में बंधा नहीं है। साफ सबूत कि यह हमारी सोलर सिस्टम से बाहर से आया है, और नाम रखा गया 3I एटलस। तीसरी इंटरस्टेलर विजिटर 2017 में ओमुआमुआ और 2019 में 2I बोरिसोव के बाद। इसका ओरिजिन किस तरफ से है? जी हां, धनु सजिटेरियस तारामंडल की तरफ से, जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का केंद्र है। दिलचस्प बात यह है कि यही वो दिशा है जहां से 1977 में वाव सिग्नल मिला था। उस पर थोड़ी देर में आते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टेलर है, ये सूरज के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगा। इसके बजाय 3I एटलस हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरेगा और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, कभी वापस नहीं लौटेगा। ये कोई आराम से घूमने वाला मेहमान नहीं है। इसकी स्पीड है तकरीबन 2,10,000 किलोमीटर प्रति घंटा, या लगभग 1,30,000 मील प्रति घंटे। अब तक देखे गए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से तेज। ऐसी तेज रफ्तार इस बात का सबूत है कि इसने गैलेक्सी के अंदर बहुत लंबा और पेचीदा सफर तय किया है, जिसमें इसे सितारों, गैस के बादलों और गैलेक्सी की बड़ी संरचनाओं के गुरुत्वाकर्षण से बार बार धक्के मिले, और इसकी स्पीड बढ़ती चली गई। इसका रास्ता पूरी तरह हाइपरबोलिक है, मतलब ये कभी वापस नहीं आएगा। सूरज के पास से गुजरकर हमेशा के लिए निकल जाएगा। लेकिन ये असल में कितना बड़ा है, ये कहना आसान नहीं। किसी धूमकेतु के न्यूक्लियस का साइज निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि जो रोशनी हमें दिखती है वो ज्यादातर उसके चारों तरफ फैली धूल और गैस कोमा से आती है, न कि उसके ठोस कोर से। लेकिन शुक्र है हबल का, जिसकी मदद से हमने इसके साइज की कुछ हद तक सीमाएं तय कर ली हैं। हबल की सबसे अच्छी तस्वीरें बताती हैं कि इसकी न्यूक्लियस डायमीटर ज्यादा से ज्यादा 3.5 मील 5.6 किलोमीटर हो सकता है। लेकिन कुछ अनुमान ये भी कहते हैं कि असली साइज सिर्फ 1000 फीट 320 मीटर जितना छोटा, या लगभग 1444 फीट 440 मीटर से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। यानी सीधी बात, हमें इतना पक्का पता है कि इसका ठोस कोर इन्हीं सीमाओं के बीच कहीं आता है। 21 जुलाई 2025 को हबल ने इसे करीब 44 करोड़ किलोमीटर दूर से शूट किया, और साफ दिखा कि इसके चारों तरफ धूल और गैस का कोकून कोमा है, जो पीछे की तरफ खींच रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और JWST जैसी टेलीस्कोप्स ने इसके अंदर पानी की बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीजें पाई हैं। यानी ये दूसरे धूमकेतुओं की तरह ही बर्ताव कर रहा है। एक और दिलचस्प मोड़, 3I एटलस की धूल की पूंछ कुछ अजीब दिशा में जा रही है। आमतौर पर तो धूमकेतु की पूंछ सूरज से सीधे उल्टी तरफ निकलती है, क्योंकि सौर विकिरण का दबाव उसे ऐसे धकेलता है। लेकिन यहाँ पूंछ ने अजीब तरह की मोड़ दिखाई है। इशारा करता है कि इसमें डस्ट डायनेमिक्स, सोलर विंड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स का हाथ हो सकता है। इतना अनोखा मेहमान हो और दुनिया इसे न देखे, ऐसा हो नहीं सकता। एक असली चुनौती यह है कि अगस्त सितंबर के बाद 3I एटलस सोलर कंजंक्शन के पास पहुंचता है। सूरज, धरती
और धूमकेतु के बीच आ जाता है, जिससे धरती से इसे देखना मुश्किल हो जाता है। जब धरती दूसरी तरफ आएगी तब हम उम्मीद करते हैं कि इसे फिर से ट्रैक करना शुरू कर सकेंगे, पेरिहीलियन तक और उसके बाद भी। इस दौरान सभी एजेंसियां अलग अलग कॉन्टिनेंट्स और स्पेस मिशंस के बीच ऑब्जर्वेशन विंडोज, डेटा शेयरिंग और मॉडलिंग प्रयासों का कोऑर्डिनेट करती रहती हैं। मकसद इस मेहमान के हमेशा के लिए गायब होने से पहले जितना ज्यादा संभव हो सके डेटा इकट्ठा करना। 1 से 7 अक्टूबर के बीच ESA यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी के 2 यान एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर TGO और मार्स एक्सप्रेस ने अपनी नजरें इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस की तरफ घुमाई जब वो मंगल के पास से गुजर रहा था। इन दोनों मार्स ऑर्बिटर्स को बाकी सारे ESA स्पेसक्राफ्ट्स के मुकाबले सबसे नजदीक से ये धूमकेतु देखने का मौका मिला। 3 अक्टूबर को जब 3I एटलस ने मंगल के सबसे करीब से गुजरा तब वो इन यानों से करीब 30 मिलियन किलोमीटर दूर था। हर स्पेसक्राफ्ट ने अपने कैमरे से इस धूमकेतु को कैप्चर करने की कोशिश की। वैसे तो ये कैमरे मंगल की सतह की तस्वीरें लेने के लिए बनाए गए हैं, जो इन यानों से कुछ 100 से लेकर कुछ 1000 किलोमीटर नीचे होती है। लेकिन इस बार टारगेट था एक धुंधला सा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर, तो साइंटिस्ट्स को भी नहीं पता था कि रिजल्ट कैसा आएगा। और फिर एक्सोमार्स TGO ने इस धूमकेतु के गुजरने की एक पूरी सीरीज की इमेज कैप्चर की। चलो अब थोड़ा साइंस से हटकर सोचते हैं। 3I एटलस आया है सजिटेरियस की तरफ से, द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, और वहीं से हमें 1977 में मिला था वाव सिग्नल, एक 72 सेकंड लंबा रेडियो सिग्नल जिसे कुछ लोग आज भी एलियन मैसेज मानते हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये धूमकेतु किसी एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो सकता है? अगर 3I एटलस धनु सजिटेरियस से आया है तो क्या ये किसी एलियन का स्पेसक्राफ्ट हो सकता है? इस ख्याल को कुछ फ्रिंज स्पेकुलेशन का समर्थन मिलता है, जैसे हार्वर्ड के खगोल शास्त्री आवी लोब का मानना, जो कहते हैं कि अनयूजुअली लार्ज साइज, सटीक ट्रैजेक्टरी या मूवमेंट में अनोमलीज आर्टिफिशियल ओरिजिन की तरफ इशारा कर सकती है। लेकिन नासा और ज्यादातर साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है। ये पूरी तरह से एक नेचुरल कॉमेट जैसा ही बिहेव कर रहा है, क्योंकि धूमकेतु का बर्ताव पूरी तरह सामान्य कॉमेट फिजिक्स के अनुरूप है और कोई अजीब टेलीमेट्री नहीं मिली। यहाँ तक कि वाव सिग्नल ब्रीफ एंड अनडायरेक्टेड और 3I एटलस एक विशाल भौतिक वस्तु भी पूरी तरह अलग अलग घटनाएं हैं। लेकिन फिलोसॉफिकली दोनों हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, और क्या कुछ वहां बाहर मौजूद है? जब किसी दूसरे तारे के सिस्टम से एक मेहमान आता है तो क्या हम इसे सिर्फ फिजिक्स की नजर से देखते हैं, या फिर सोचते हैं कि इसमें कोई इरादा, संदेश या किसी डिस्टेंट सिविलाइजेशन का निशान तो नहीं छुपा है? अभी तो सबूत बताते हैं नेचुरल ही है, पर ब्रह्मांड में हमेशा कुछ नया और मजेदार होता रहता है। सबसे जरूरी बात, ये धरती से टकराने नहीं वाला। ये मंगल के पास से गुजरेगा, लेकिन सेफ डिस्टेंस से। फिर अक्टूबर के आखिर तक सूरज के पास जाएगा और फिर हमेशा के लिए हमारी सोलर सिस्टम छोड़ देगा। 3I एटलस सूरज के सबसे करीब 30 अक्टूबर 2025 के आसपास पहुंचेगा। लगभग 1.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 130 मिलियन मील या 210 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, यानी मार्स ग्रह की कक्षा के ठीक अंदर। पेरिहीलियन के बाद यह बाहर की तरफ मुड़ेगा, जुपिटर की कक्षा पार करेगा और अपनी हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी पर सोलर सिस्टम छोड़ देगा। इसलिए इसे देखने का समय सीमित है, हर घंटे कीमती है। ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि ये है असली मैसेंजर, किसी और सिस्टम से आया हुआ। हम इससे सीख सकते हैं। कंपैरेटिव प्लैनेटोलॉजी इसके कॉम्पोजिशन और आइसोटॉपिक रेशियोज को सोलर सिस्टम के धूमकेतुओं से तुलना करके हम सीख सकते हैं कि दूसरे सिस्टम कैसे बने। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ISO जनसंख्या सिद्धांतित प्रचुरता के बावजूद अब तक केवल 3 ही देखे गए हैं। 3I एटलस
हमें डिटेक्शन स्टैटिस्टिक्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। जैसा कि क्रिस लिंटॉट ऑक्सफोर्ड कहते हैं, ISO गैलेक्सी में सबसे आम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इन्हें देखना बहुत मुश्किल है। डस्ट एंड आउटगासिंग फिजिक्स, असामान्य पूंछ की दिशा, CME जैसे सोलर इवेंट्स के साथ इंटरेक्शन और धूमकेतु की एक्टिविटी की सीमाएं, ये सभी हमारे मॉडल्स को एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट करते हैं। ऑरिजिन्स एंड जर्नी मॉडलिंग, इसका इंटरस्टेलर रास्ता फिर से बनाना बेहद मुश्किल है, लेकिन मोटे अनुमान भी हमें अरबों सालों में गैलेक्टिक डायनेमिक्स को मैप करने में मदद करते हैं। प्लैनेटरी सीडिंग, कुछ वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स बीज या वॉलेटाइल मटेरियल्स को सिस्टम्स के बीच ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं, और कौन जाने ऐसे धूमकेतु कहीं कहीं पानी और लाइफ के इंग्रेडिएंट ले जाते हो। फिर भी कई अनसर्टेनिटीज बाकी हैं। न्यूक्लियस का असली आकार और घनत्व क्या है? इसका इंटीरियर, बर्फ और धूल का मिश्रण कितना होमोजीनियस है? ये सूरज की गर्मी या किसी CME टकराव पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? क्या मार्स ऑर्बिटर्स या बृहस्पति मिशन हमें कोई अनोखा नजरिया दे पाएंगे? क्या आइसोटोपिक रेशियोज जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सोलर नॉर्म्स से काफी अलग हो सकते हैं? हम शायद इन सब का जवाब एक ही बार में न दे पाए, लेकिन 3I एटलस हमें ये रेयर मौका जरूर देता है। जब 3I एटलस हमेशा के लिए निकल जाएगा, तब हमारे पास बस इसका डेटा और यादें रहेंगी, लेकिन वो भी कम गिफ्ट नहीं है। तो जब अगली बार आप रात को सजिटेरियस की तरफ देखें, सोचिए कहीं किसी और तारे से निकला ये बर्फीला मेहमान लाखों साल घूमता हुआ अब थोड़ी देर के लिए हमारे पास आया है। शायद इसके अंदर किसी और दुनिया की झलक छुपी हो, शायद सिर्फ बर्फ और धूल हो, लेकिन एक बात साफ है, यूनिवर्स हमें सरप्राइज देना कभी बंद नहीं करता। अगर आपको ये रोमांचक लगता है तो नासा, ESA और हबल ऑफ JWST जैसे ऑब्जर्वेटरीज से आने वाले अपडेट्स पर नजर रखें। उनकी पब्लिक रिलीज देखें, तस्वीरें, स्पेक्ट्रा, मॉडल्स, और खुद से पूछें, जब नेक्स्ट विजिटर आएगा क्या हम तैयार होंगे? तो अपनी टेलीस्कोप तैयार रखें, दिमाग खुले रखें और याद रखें, स्पेस की खामोशी में कभी-कभी सबसे गहरी बातें बिना बताए आ जाती हैं।